नमस्ते विद्यार्थियों। मैं संतोष कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि आजकल कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, तो उससे बचने के लिए भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं, दिशा निर्देश उसका आप पालन करें। घर से बाहर जब भी जाएँ मास्क पहनें, समय-समय पर अपने हाथ धोते रहें और साबुन से। उसके बाद किसी भी व्यक्ति से मिलते समय सामाजिक दूरी नहीं बल्कि दैहिक दूरी का ख्याल रखें। मतलब कि शारीरिक दूरी का ख्याल रखें, किसी व्यक्ति से 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज का जो वीडियो है अ, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विषय सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 26 की जो वीडियो बनाएँगे, इसकी जो तिथि है 18 जनवरी 2021 कक्षा 8 विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, हाशियाकरण से निपटना और जो पाठ 8 है, उसका पहला भाग हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं ये भाग, ठीक है? आज देखिए, आज यहाँ हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं और यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का नाते उन्हें भी बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है वो और ठीक है, अधिकार तो मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का उपयोग भी किया है। ठीक है? सॉरी। तो जो हम चर्चा करते हैं, फिर ये बात सही है कि आजकल अब कोई वो ज़माना नहीं रहा कि अ, दबे-कुचले वर्गों को कुछ नहीं मालूम था, है ना? उनके अधिकारों के विषय में पता नहीं था, अब ऐसा ज़माना नहीं है। आजकल सब जानते हैं कि आपका नेट का ज़माना है, हर चीज़ का, तो लोग जागरूक हो चुके हैं। उनको वो अब आप अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं कि उनको भी उन एक लोकतांत्रिक देश में मतलब लोकतांत्रिक आपको समझ समझ चुके हैं क्या है, जिसमें कि लोग अपने सरकार का चुनाव खुद करते हैं। तो वो ये कहने लगे कि ऐसे देश में उनको भी हालाँकि संविधान ने उनको अधिकार दे दिए हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में भी उनको एक बराबर के नागरिक होने का एहसास होना चाहिए। उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उनका उनका प्रयोग किया है और उनका प्रयोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया है और अपने अधिकारों की बात मनवाई भी है सरकारों से। तो देखते हैं आगे क्या है आपकी वर्कशीट में, आगे चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, ठीक है? तो उसके विषय में हम आज चर्चा करते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्हें उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक है? पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हो रहे अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे। कई बार ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैसे इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सबसे पहला क्या है कि भई है ना? उन्होंने है ना? तो उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों पर है ना 2 तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि भई उन्होंने करों पर अब देखिए उन्होंने है ना? अब देखिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये कहा कि जो मौलिक अधिकारों का सहारा लेते हुए कि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको रोका जाए किसी भी तरह से, है ना? और उनको समाप्त किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, उनको ध्यान दिलाया है कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा अन्याय होता है। और दूसरी बात उनको ये कहा कि आप ऐसे-ऐसे कानून बनाओ कि भई हमारे साथ अन्याय ना हो और कई बार जो है ना, ठीक है?
और जो कानून है उनको जाना जल्दी लागू करे उन कानूनों को। अब देखिए, कई बार हाशियाई तबकों के संकट की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की के भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़े हैं, है ना? मतलब देखिए हाशियाई लोगों पर ये आपने कई ऐसी घटनाएँ समाचार पत्रों में सुनी होंगी, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो दलित लोगों को या आदिवासी लोगों को, है ना? उनकी नीची जाति होने के कारण मारा-पीटा जाता है या उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। उन्हें मतलब उनसे पैर-वैर धुलवाए जाते हैं और कई जगह तो हमने यहाँ तक देखा है कि जो ऊँची जाति के मतलब सो कॉल्ड ऊँची जाति के विशेष वर्ग के लोग अपना पैर धो के पानी पीने के लिए कहते हैं, तो ये गलत चीज़ है ना? तो देखिए, आप देखते हैं अब आगे आपके वर्कशीट में क्या दिया गया है, देखते हैं। ठीक है, आप देखिए अब संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, है ना? लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है? इसके है ना? अब ओके, समानता के अधिकार का हनन ठीक है? समानता के अधिकार का समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस अधिकार का सहारा ले सकते हैं, इस संविधान के इस अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई कहता है कि भई दलित लोगों को, है ना, हम मंदिर में नहीं जाने देंगे या कई एक जगह तो हमने ये भी समाचार पत्रों में सुना था कि दलित जो लोग थे उनको घोड़ी चढ़ने की इजाज़त नहीं थी एक गाँव में। तो ये अगर कोई इस तरह की असमानता होती है, तो जो दलित और शोषित लोग हैं, वो अब संविधान के इस अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं जिसमें जिसमें कहा गया है ना? कि भई कोई भी सब भारत के नागरिक के साथ में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपको छठी से 7वीं कक्षा में भी आप पढ़ चुके होंगे और 8वीं में भी पिछली वर्कशीट में हमने इसकी चर्चा की है। ओके, आप देखते हैं अब आगे अब देखिए हम संविधान के अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआ-छूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने-लिखने, मंदिर में जाने या सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अतः अब छुआ-छूत एक दंडनीय अपराध है। मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी नीची जाति जो दलित जाति के लोग हैं, जो आप लोग उनको नीची जाति का बोलते हैं, जो कि गलत है। तो देखिए जो दलित लोगों को अगर कोई कहता है कि आप किसी भी दलित या किसी भी व्यक्ति को आप मंदिर में जाने से, पढ़ने-लिखने से नहीं रोक सकते, है ना? और उसके साथ छुआ-छूत का व्यवहार नहीं कर सकते। इससे पिछले की वर्कशीट में भी हमने बताया था, जो राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट आई थी, तो इसमें बताया गया था कि किस तरह से लोग बाबा अम्बेडकर को, है ना? मतलब जो उनकी जो महार जाति है, आज़ादी से पहले मंदिरों में नहीं घुसने देते थे। ये सब तरह-तरह का अन्याय होता था। तो अब ये संभव नहीं है। अगर ऐसा करता है कोई तो उसको जेल हो सकती है, उसको सज़ा मिल सकती है। दंडनीय है ये चीज़, है ना? मतलब दंडनीय मतलब सज़ा सज़ा उसको सज़ा मिलेगी। ओके, अब देखते हैं हाशियाई तबकों के लिए कानून। हाशियाई तबकों के लिए क्या-क्या कानून है, वो अब देखते हैं। देखिए, संविधान को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित जनजातीय आदि वाले या दलितों की अधिक है ना, आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएँ लागू करती हैं। कई है ना? अब देखिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें क्या करती है, जहाँ पर दलित लोग होते हैं, दलित लोगों की बहुलता होती है या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर कई तरह-तरह के विशेष कानून लागू करती है। अब देखते हैं ये कौन-कौन से है ना? विशेष प्रकार की योजनाएँ लागू करती है जो।
देखिए, कई स्थान पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास या शिक्षा संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है। तो सही बात है, कई लोगों को ये आपने देखा होगा कि कई हॉस्टल चलते हैं गाँव के एरिया में, है ना? एकलव्य विद्यालय वो बनाए गए हैं, नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं, है ना? तो इसमें हर तरह के लोग पढ़ भी सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में भी होते हैं और एकलव्य विद्यालय की एक योजना बनाई है सरकार ने। अब कुछ 1 साल पहले की बात है। अब उसको इम्प्लीमेंट कितना किया गया है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो और ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शिक्षण संस्थानों, है ना? और सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों के लिए सीटें सीटें आरक्षित रहती हैं। ठीक है? तो ऐसी कुछ योजनाएँ भी बनाई गई हैं जिसमें भई आरक्षण की योजना जो कि एससी, एसटी और आदि लोगों के लिए ब बनाई गई है ऐसी योजनाएँ जिसमें कि क्या शिक्षा संस्थानों में आरक्षण भी रहता है, नौकरियों में भी आरक्षण रहता है ना? मतलब मतलब कि कुछ सीटें रिज़र्व कर दी जाती हैं कि इन सीटों पर नौकरी जो लगेगी वो दलित या आदिवासी की ही लगेगी। या इन शिक्षण संस्थानों में मतलब कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में इतने परसेंट बच्चे तो दलित या आदिवासी लेने ही लेने हैं। तो इससे सरकारें मजबूर होती हैं, नहीं भी चाहने की ना चाहने के दौरान भी देखिए, सरकार में काम कौन करता है? इंसान ही करते हैं, है ना? तो लोगों के मन में पिछली जो पुरानी बातें हैं रहती ही हैं। तो अब इनके लिए इनको एक मजबूर कर दिया गया है कि आपको ऐसा करना ही करना है। ठीक है? अब देखते हैं आगे आपके वर्कशीट में क्या दिया हुआ है? ठीक है। कॉलेजों खास तौर से मेडिकल ठीक है, देखिए है ना? मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा नए तय की गई है। साथ ही इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। ठीक है? अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भई स्कॉलरशिप दी जाती है ना? मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम अंक सीमा जैसे कि मान लो अगर किसी भी भई अगर मतलब ये कहा गया है कि अगर कोई एसएसटी का नहीं है, गैर एसएसटी का है, तो उसके लिए भई किसी परीक्षा में 100 में से 65 नंबर लाने ज़रूरी है। तो भई जो दलित लोग हैं उनको ये कहा गया कि ठीक है आप 50 नंबर ले आइए, तो भी आपको दाखिला दे दिया जाएगा। तो इस तरह से उनको एक ये समझ लीजिए कि उनको ये कहा गया उनको ये सुविधा दी गई है कि वो भी आप कम अंक लाने के बावजूद भी क्योंकि उनको मेडिकल कॉलेज में आरक्षण मिल सके क्योंकि देखिए उनको हज़ारों सालों से इतना दबाया गया है, इतना शोषण किया गया है कि उनके जो दिमाग, जो मस्तिष्क है, उनमें कई हद तक ये बात लोगों की बैठ चुकी थी कि हमारा काम यही है ना? तो इस कारण से उनका जो देखो उनका जो माइंडसेट है अब वो उतना अच्छा नहीं काम कर पाता, है ना? तो और दूसरी बात कि उनको तरह-तरह के अत्याचारों का सामना भी करना पड़ता है, इससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप थोड़े चलो कम अंक भी न्यूनतम अंक ले आओ, तो भी हम आपको दाखिला दे देंगे। ताकि देखो क्या है कि एक पीढ़ी जब आगे बढ़ती है, तो दूसरी पीढ़ी ऑटोमैटिकली फिर उससे निकल जाती है गरीबी से, अत्याचार से, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों, है ना? क्रियाकलाप 1 हम सब इंसान हैं और हम सब समान हैं। इस वाक्य पर 10 लाइन लिखिए या चित्र बनाइए। तो ये आपको बच्चों स्वयं करना है, ठीक है? ठीक है। आप देखिए प्रश्न 1 संविधान में लिखे अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखिए। तो देखते हैं इसका हाँ। तो पहला आंसर देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, है ना? जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। ठीक है? अब देखिए इसका मतलब क्या है मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ठीक है? प्रश्न 2 हाशियाई समुदाय ठीक है। प्रश्न प्रश्न 2 है, हाशियाई समुदाय के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं?
तो एक देखिए जिसका सीधा सा और छोटा-सा आंसर आप दे सकते हैं कि हाशियाई समुदाय के लोग संविधान में दिए गए, है ना? संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का सहारा लेकर के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उपयोग करके अ, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा उस देखिए लिखना कैसे है आपको इसमें हम देखते हैं, ठीक है ना? अब देखिए हाशियाई समूह के लोग संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और यदि उन्हें यह लगता है कि किसी व्यक्ति, समूह अथवा राज्य द्वारा अ, उन पर अत्याचार किया जा रहा है या उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो वे इन बातों को लेकर के सीधे ही उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। वहाँ उनकी समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा। ठीक है? तो मतलब अगर उनको लगता है किसी को कि भई उन पर कोई अत्याचार कर रहा है, कुछ एक व्यक्ति है या कई व्यक्ति मिल करके या कोई संगठन है या स्वयं राज्य सरकार या सरकार कोई अत्याचार कर रही है, जैसे कि है ना? अभी अगले वर्कशीट में पढ़ेंगे आप कि सुश्री सीके जानू कह रहे हैं कि भई कई बार पेपर मिल के नाम पर, कई बार है ना? तरह-तरह की विकास योजनाओं के नाम पर सरकारें क्या करती हैं ज़मीनों से बेदखल कर देती है आदिवासियों को। तो ऐसा नहीं है, देखिए कई बार सरकारें भी करती हैं ऐसा काम, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही नहीं करता। तो उनको उनसे बचने के लिए भी आप ये जो मौलिक अधिकारों का ये जो हाशिया लोग हैं, वो उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? आप देखते हैं प्रश्न 3 हाशियाई लोगों को सरकार कौन-कौन सी सुविधाएँ देती है? हाशिया लोगों को सरकार कौन-कौन सी सुविधाएँ देती है? तो देखते हैं उत्तर 3 हाशिया लोगों को सरकार बहुत सी सुविधाएँ देती है, जैसे आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएँ उनको दी जाती हैं, ठीक है? अब असमानता को खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों, आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। साथ ही इनके लिए विशेष छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। तो ये आपका आंसर हो सकता है। प्रश्न 4 आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के क्या उपाय हैं? तो बच्चों देखो ये तो आपको स्वयं लिखना है ना? आपके मन में जो आता है, जो आपकी आपकी क्रिएटिविटी है, जो मैंने लिखा है बच्चों ये मैं बता देता हूँ, है ना? अब देखिए गरीबी को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सबको अच्छी शिक्षा मिले क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही ठीक है, क्योंकि है ना? क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति के लिए रोज़गार के कई अवसर खुल जाते हैं। दूसरा दूसरी बात क्या है कि सरकारों को अधिक से अधिक रोज़गार सृजित करना होगा। सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मज़दूरों को उनकी मेहनत समय पर मिले। अंत में समाज और सरकार दोनों को ही इसका ख़्याल रखना होगा कि सबको अवसरों की समानता सुनिश्चित की जाए, जिससे गरीब से गरीब आदमी भी अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सके। ठीक है? तो ये है मैंने जो लिखा है बच्चों और आप इसके लिए कोई आप चाहें तो उसके लिए है ना दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो है ना मैंने लिखा है या जो मैंने आंसर दिया है वही लिखें आप। आप अपना आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों ये वीडियो आज का यहीं तक। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलूँगा फिर से नए एक वीडियो में। ओके, बाय-बाय।